हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आप सारे लोगों की प्रिपरेशन। आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया फॉरेन पॉलिसी, जो हमने यूनिट 6 स्टार्ट की है कल से। उसका आगे का पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंडिया के मेजर रिलेशनशिप मेजर पावर्स के साथ समझने से पहले हम इंडिया का पर्सपेक्टिव समझेंगे कि किस तरीके से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वर्क करती है। क्या कॉलोनियल लेगेसी रही है हमारे, क्या हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो इंडिया की इस विदेश नीति को क्या करती है, शेप करती है। ठीक है, कल हमने आइडियलिज्म से किस तरीके से हम एक ऑटोनॉमस रियलिज्म की तरफ बढ़े हैं, वो पूरे आइडियोलॉजी को डिस्कस किया था। नेहरूवियन एरा में हमारी क्या अप्रोच थी फॉरेन रिलेशंस को लेकर, वो चीज़ों को भी हमने काफ़ी अच्छे से बढ़ा था। ठीक है, उसके आगे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी है देन मेक श्योर कि आप पहले वो वीडियो देख लें, उसको समझ लें, उसके शॉर्ट नोट्स बना लें और उसको कंटिन्यू रिवाइज भी करते रहें। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने आज कोई चीज़ पढ़ी और उसको लिखना भूल गए या फिर उसको रिवाइज करना भूल गए तो वो आपकी मेमोरी से इरेज होता चला जाएगा। हमारी मेमोरी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि हमने एक बार में चीज़ें पढ़ी और वो हमेशा लाइफ लॉन्ग हमें याद रहें। तो एक कंटिन्यू रिवीजन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और ख़ास करके ये फॉरेन पॉलिसी के जो अप्रोचेज़ हैं, पर्सपेक्टिव हैं, मैं अगर उसकी बात करूँ, पावर हो गया, सोवरेनिटी हो गई, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इससे क्या कौन कौन से मेजर थिंकर एसोसिएट हैं वो याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप उसको कंटिन्यू रिवाइज करते रहेंगे, देखते रहेंगे, वो सारी चीज़ें आपकी आंखों से होती रहेंगी, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ हमने यहाँ से पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी। ठीक है, हर दिन रिवीजन करो, अच्छे से करो और पढ़ते रहो अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम फॉरेन पॉलिसी को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड, पेन ले लेती हूँ मैं यहाँ से पहले तो। तो देखो, इंडिया को आज हम एज अ राइजिंग पावर के बारे में देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट रहे हैं। स्टार्टिंग में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी थी आपको समझ में आई है। ठीक है, मतलब नेहरू जी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मतलब बोल सकते हैं वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते थे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट जैसे कोर आइडियाज़ थे, डेमोक्रेसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो गया, तो इन सारी चीज़ों के इर्द गिर्द वो बहुत ज़्यादा घूमते रहते थे उनके आइडिया। तो उसी तरीके से उन्होंने क्या किया, भारत की पॉलिटिक्स को शेप करने की कोशिश की। एक सेंट्रलाइज प्लानिंग की बात करते हैं वो, क्योंकि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में कहूँ या फिर बहुत सारे प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। अगर ऐसे में भारत सबसे बोल दे कि हाँ आप सारे ऑटोनॉमस हो, आप जो डिसीजन लेंगे आप अपने राज्य में कर सकते हैं, तो मे भी हो सकता है सेपरेटिस्ट मूवमेंट और ज़्यादा बिखर जाते, या फिर जो एक टेंडेंसी उस टाइम चल रही थी हमें अलग राज्य दो, हमें दूसरा देश बनाना है, वो सब चीज़ें बहुत इंटेंस हो जाती। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए जो नेहरू जी ने सबसे अहम कदम उठाया वो था सेंट्रलाइज प्लानिंग का। मतलब जो भी चीज़ें होंगी, भारत का जैसा निर्माण होगा वो कहाँ से होगा, दिल्ली से होगा। दिल्ली में बैठी सरकार इसका क्या करेगी, फैसला करेगी। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है उनका डिसीजन था और बहुत ही सही डिसीजन था उस टाइम पीरियड को देखते हुए। फिर धीरे धीरे जो हमारी आइडियोलॉजी वो शिफ्ट हुई रियलिज्म की तरफ। ठीक है, जो प्रेजेंटली पूरी तरीके से रियलिज्म पर क्या हो गई है, बेस हो गई है। ठीक, तो इंडिया को हम एक राइजिंग पावर के उसमें देखते हैं कॉन्टेक्स्ट में। तो क्यों देखते हैं, मतलब हम राइजिंग पावर का मतलब क्या समझते हैं और इंडिया में ऐसी कौन सी खास चीज़ें हैं, या फिर इंडिया किन किन पैरामीटर्स पे या किन किन एरियाज़ पे ग्रो कर रहा है जिसको हम राइजिंग पावर की श्रेणी में ला सकते हैं। ठीक है, तो देखो राइजिंग पावर का मतलब यहाँ पे सबसे पहले होता है इकोनॉमिकली इंडिया बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, तो ये एक इंपॉर्टेंस रखता है पूरे वर्ल्ड में। दूसरा, मिलिटरीली अगर मैं बात कहूँ तो भी इंडिया बहुत स्ट्रांग बन चुका है। डिप्लोमेटिकली इसके इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, हमारे अगर मैं पीएम की बात करूँ, कितने सारे देश का दौरा करते रहते हैं, वहाँ जाके बातें करते हैं, इन्हें डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी बढ़ावा देने की स्ट्रैटेजी नीति मानी जाती है। ठीक है, हम आपको देखोगे बड़े बड़े जितने भी मीटिंग्स होते हैं, सबमिट होते हैं, आप उसमें इंडिया का रिप्रेजेंटेशन देखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया धीरे धीरे राइज कर रहा है और एक बड़ी पावर बन के सामने आ रहा है। एंड पोस्ट 1991 इंडिया सीन एज एन एस्पिरेशनल ग्लोबल एक्टर। तो देखो 1990 के बाद क्या हुआ था, इंडिया में बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे जिसमें एलपीजी रिफॉर्म बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। उसके बाद हमें पता लगा कि इंडिया की जो ग्लोबल की जो इमेज है या फिर इंडिया जो ग्लोबल मार्केट है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, जब हम अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर देते हैं तो हम एक कॉम्पिटिशन में उतर आते हैं। ठीक है, और जब आप कॉम्पिटिशन में उतर आते हो, वहाँ बने रहते हो और वहाँ से अच्छा काम करते हो, तो लोग आपको देखते हैं कि हाँ भाई ये एक राइजिंग एक्टर है, ये निकल कर आ रहा है बाहर और इसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो मतलब ये डेवलपमेंट की तरफ काफ़ी तेज़ी से जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक वक्त बाद ये डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें जो इंडिया को क्या बनाता है, एक राइजिंग पावर बनाता है इंटरनेशनल रिलेशन में।
यहाँ पे जो इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूँ, कैसे कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि इंडिया एक राइजिंग पावर है। सबसे पहले रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की यहाँ बात कर लेते हैं, जो 1991 के बाद हुई थी, ठीक है। 1991 में क्या हुआ था कि हमारी जो इकोनॉमी थी, भारत की इकोनॉमी, आपने थोड़ा सा भी अगर हिस्ट्री वगैरह पढ़ा है और इकोनॉमी में थोड़ी सी समझ है आपकी, तो उससे पहले जो सेंट्रलाइज प्लानिंग थी, सब कुछ सरकार कर रही थी। सरकार ने इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन कोई चीज़ का था नहीं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी थी, चाहे स्टील की बात करूँ, कोल प्रोडक्शन की बात करूँ, वो सब सरकार के हाथ में थी। तो इससे क्या है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिर रही थी, क्योंकि आप देखोगे, हम जैसे अभी इंडियन इकोनॉमी की बात करूँ तो मिक्स इकोनॉमी है। हम यहाँ पे जो प्राइवेट एक्टर हैं वो भी यहाँ काम कर रहे हैं, और जो सरकारी जो हैं लोग वो भी काम कर रहे हैं, और इंडिया को मिलकर इन्होंने बहुत बड़ा ग्लोबल एक्टर बनाया है, ठीक है। लेकिन उस टाइम में क्या था, ये सब चीज़ें थी नहीं। आप प्राइवेटाइजेशन था नहीं, कोई अपनी प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं लगा सकता, कोई प्राइवेट अपना कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर सकता, सब कुछ सरकार के अंडर में होता था। तो इससे क्या है कि चीपर क्वालिटी के हम प्रोडक्शन कर रहे थे, क्योंकि जिसका देखो, अगर मुझे पता है कि मैं कितना भी बेहतर कर लूँ, मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ, मुझे मिलने 2 रुपए ही हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ना वो एक लेजीनेस आ जाएगा, या फिर मेरे अंदर वो भावना आ जाएगी कि मैं ऐसा क्यों करूँ। मतलब मैं नहीं कर रही हूँ तब भी मुझे 2 रुपए मिल रहे हैं, और मैं कर रही हूँ तो भी 2 रुपए मिल रहे हैं, तो इससे अच्छा मैं करती ही नहीं हूँ, ठीक है। तो लोगों ने वहाँ पे क्या हुआ, अपना जो एक तरीके से टैलेंट बोल सकती हूँ, या फिर अपना जो बड़ा बड़ा सेटअप वगैरह करना बेकार समझ लिया। अगर मैं 1991 से पहले की बात करूँ, मैंने सोचा कि मुझे एक कोई प्रोडक्शन यूनिट खोलनी है, तो मुझे इतने ऑफिस भागना पड़ता था, इतने सारे लोगों से बात करनी पड़ती थी, ऊपर से करप्शन इतना फैला हुआ था कि मैं भूल ही जाऊँ कि मैं कोई प्रोडक्शन यूनिट खोल सकती हूँ। लेकिन जो 1991 में क्या हुआ, एक बहुत अहम भूमिका निभाई गई, जिसमें कि जो हमारी इकोनॉमी थी उसको लिबरलाइज किया गया, प्राइवेटाइज किया गया, और ग्लोबलाइजेशन के थ्रू पूरे वर्ल्ड में उसके लिए खोल दिया गया था, ठीक है। तो रैपिडली बहुत ज़्यादा हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, जिससे हमें पता लग रहा है कि भारत एक बहुत बड़ी बढ़ती हुई शक्ति की तरफ जा रही है, ठीक है। ऊपर से दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ, 1998 में हमने न्यूक्लियर वेपन का स्टेटस मिल गया था, ठीक है। 1998 में हमें स्टेटस मिल गया था कि हाँ, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि जो हमने फर्स्ट न्यूक्लियर जो टेस्ट था वो कब किया, और उस टेस्ट में हमने जो न्यूक्लियर का कोड था, ठीक है, उसका नाम क्या रखा, ठीक है। इसको प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हमने कब किया टेस्ट, और उसको हमने क्या नाम दिया था। जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसको कोई ना कोई नाम देते हैं, तो इंडिया ने क्या नाम दिया था, ठीक है। मुझे तो पता है, मैं बताऊंगी बाद में, लेकिन यहाँ पे आपको पहले बताना है, आंसर करना है। तो जो न्यूक्लियर वेपन का स्टेटस था वो 1998 में इंडिया को मिल गया था। पहले तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसका अपोज किया था कि नहीं भाई, भारत को हम न्यूक्लियर नहीं देंगे, न्यूक्लियर वेपन रखने की। हमने अगर भारत को आज़ादी दे दी तो जितने भी इस दुनिया में देश है वो सारे के सारे न्यूक्लियर बनाने लगेंगे, तो सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। तो हमने न्यूक्लियर वेपन के लिए भी एक लंबी लड़ाई लड़ी, ठीक है। हमारे अगेंस्ट में सारी कंट्रीज़ हो गई थी, जितने भी बड़ी बड़ी उस टाइम कंट्री थी, लेकिन उस टाइम रशिया ने थोड़ा सा हमारा सपोर्ट किया, और बाद में आके 1998 में हमें फाइनली स्टेटस मिल गया कि हाँ, हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन है। तीसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, इम्पोर्टेंट इंडिकेटर की बात करूँ, वो था एक्सपेंडिंग डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स, ठीक है। हमने क्या किया था, जो डिप्लोमेटिकली जो चीज़ें थी उनको एक्सपेंड करना शुरू किया था। हम बड़े बड़े फॉरम्स में दिखने लगे थे, बड़े बड़े ब्लॉक की मीटिंग में जाने लगे थे, कहीं पे हम ऑब्जर्वर कंट्री की तरफ जाने लगे थे, और कभी कभी हम क्या होते वहाँ के मेंबर भी बन जाते थे, ठीक है। तो इसका फाइनली जो हम अभी देख रहे हैं, जो स्टेटस देख रहे हैं, वो एकदम बहुत ज़्यादा है। जब से ब्रिक्स जैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हम मेंबर हैं, ठीक है, एससीओ में हम मेंबर हैं, G20 में हम मेंबर हैं, तो ये क्या है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और ये क्या है, हम डिप्लोमेटिकली हम फुटप्रिंट्स पूरी दुनिया में छोड़ते जा रहे हैं। सारी दुनिया के नेशन जानते होंगे, हाँ, इंडिया जैसी कोई कंट्री है, उसकी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ये सब जानते हैं क्यों, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक्टिव रोल इन ग्लोबल गवर्नेंस, और हमारा जो रोल है वो ग्लोबल गवर्नेंस में एक्टिव बना रहता है, ठीक है। अगर कोई बात है, या फिर एनवायरनमेंट को लेकर हो रही है, टेररिज्म को लेकर हो रही है, पोल्यूशन को लेकर हो रही है, कोई भी बात हो रही है, तो हम उसमें ज़रूर दिखते हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि यूएन की मीटिंग हो रही तो हमने उसको हवा में उड़ा दिया, अरे नहीं, वहाँ हमें कुछ नहीं लेना देना। हम कहीं एबसेंट नहीं रहते, ठीक है। हमने कहीं पे अगर हम कहीं मेंबर कंट्री हैं, ऑब्जर्वर कंट्री हैं, तो हम वहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं। हमारी ग्लोबल प्रेजेंस एक तरीके से नंबर 1 पे मान लो आप, ठीक है। हम ग्लोबली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो ये भी हमें एक इंडिकेशन देता है कि हम एक पावर बनते जा रहे हैं, जो कि राइजिंग पावर, मतलब हम आगे चल के चाइना को, रशिया को, या फिर हम इन सारे बड़े बड़े नेशंस को क्या दे सकते हैं, टक्कर दे सकते हैं, ठीक है। जो कि बहुत ही प्राउड वाली बात है हमारे लिए, सबके लिए, और इंडिया एज अ नेशन के लिए, ठीक है।
फिर यहाँ पे हम एक शिफ्ट देखेंगे कि किस तरीके से हम आइडियलिज्म से रियलिज्म की तरफ पहुँचे, ठीक है। अब आइडियलिज्म और रियलिज्म की जो थोड़े कोर कॉन्सेप्ट हैं वो तो पता होंगे ना आपको, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना आइडियलिज्म को रियलिज्म को थोड़ा सा डिफाइन करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ा है देन मेक श्योर कि आप वो प्रीवियस वीडियो सारी देख लें, क्योंकि सबको मैंने डिटेल में पढ़ाया है। देखो, जो आइडियलिज्म की पॉलिसी है या फिर आइडियलिज्म का जो कोर आइडिया है वो ये कहता है कि हमें नॉर्म्स पर, वैल्यू पर, कल्चर पर, इन सब पे फोकस करना चाहिए। दुनिया एक वासुदेव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी पर चलता है कि दुनिया पूरा एक घर है, हम उसके मेंबर हैं। वहीं जो रियलिज्म है वो उसका उल्टा है, वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है, ये दुनिया एक घर नहीं है, सारे इंसान अच्छे नहीं हैं, देश अच्छे नहीं हैं। वो कहता है कि देश साथ में इसलिए आते हैं क्योंकि उनके उसमें पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, उनके खुद के हित निहित होते हैं उसमें, ठीक है। रियलिज्म कहता है कि जो पावर होती है वो सब उसको क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। मेरे पास अगर पावर है तो मेरी हमेशा ये टेंडेंसी रहेगी कि मैं अपने पावर को इंक्रीज करना चाहूँगी या फिर मैं उस पावर को बनाए रखना चाहूँगी, ठीक है। तो ये रियलिज्म है। स्टार्टिंग में जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वो पूरी तरीके से आइडियलिस्ट बेसिस पे थी, लेकिन बाद में आते आते क्या हुआ, वो रियलिज्म का टर्न ले लेती है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अर्ली फेज की बात करूँ, वो नॉर्मेटिव था और मोरल डिप्लोमेसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था। नॉर्मेटिव फेज का मतलब है कि हाँ, हम नॉर्म्स पर, वैल्यू पर, कल्चर पर, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारा वॉर के लेके कोई भी स्टैंड नहीं है, हम वॉर को सपोर्ट नहीं करते, हम डिक्टेटरशिप को सपोर्ट नहीं करते, हम टोटलिटेरियनिज्म को सपोर्ट नहीं करते, हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ऐसे आइडियाज़ पे चलते हैं। साथ में हम मोरल डिप्लोमेसी की बात करते हैं, मतलब हम मोरली क्या करें, दूसरी सामने वाली कंट्री को अपना दोस्त बनाते हैं, ठीक है। हम धोखाधड़ी वाली चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। उसके साथ में अभी जो प्रेजेंट डे जो फेज़ है, हमने किसकी बात की, अभी अर्ली फेज़ की, लेकिन जो कंटेम्प्रेरी फेज़ है, जो हम प्रेजेंट डे जिस स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, वो है स्ट्रैटेजिक रियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। हम अब रियलिज्म पर चलते हैं, अब हम वही करते हैं जो हमारे देश के लिए अच्छा होता है, अब हम वही करते हैं जो चीज़ें हमारे देश को आगे लेकर जाती हैं या फिर प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाती हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही भी है। जब आप देखते हो, आप पूरे इस वर्ल्ड स्ट्रक्चर में ऐसे लोगों से या फिर ऐसी कंट्री से घिरे हो जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखती हैं, तो ऐसी जगह पे तुम्हें अच्छे बनने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये आप अगर व्यवहारिक में भी देखो या फिर पर्सनल देखो तो भी, मतलब आप ऐसे सेल्फिश लोगों से भरे पड़े हो, और अगर आप उन सब के लिए मदद कर रहे हो, अच्छे बन रहे हो, अच्छी सोच रख रहे हो, तो आप आप मतलब बेवकूफ़ हो, ठीक है। लेकिन वहीं पे आप अगर वो जो जैसा है उसके साथ वैसा कर रहे हो, देन आपको क्या बोला जाए, हाँ, आप स्ट्रैटेजी को थोड़ा ऐसे, मतलब हाँ, थोड़े रियलिज्म हो, थोड़ा खुद का स्टैंड ले सकते हो, खुद की थोड़ी सेल्फ रेस्पेक्ट है, ठीक है। तो इंडिया का जो प्रेजेंट डे फेज़ है वो यही है कि इंडिया रियलिज्म के बेसिस पर चल रहा है, और जो प्रोग्रेसिव उसकी सोच है, जो प्रोग्रेसिव थॉट है, उसके साथ क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर इंडिया जो फोकस करता है वो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करता है, जो उसके नेशन के लिए बेस्ट है या फिर जो नेशन के लिए बेनिफिशियल है उस पर काम करता है इंडिया। साथ में पावर का बैलेंस रखता है। दूसरी, अगर हमारे आसपास की इकोनॉमी कहीं मतलब इकोनॉमी नहीं, किसी की पावर अगर हमारे एरिया में बढ़ रही है तो हम भी अपनी पावर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। साथ में सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। हम ऐसा नहीं, कोई हमें घर में आके मार दे रहा है तो हम उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, हमारे देखो 1962 में वॉर हुआ था, किसके साथ, चाइना के साथ, हमने मिलकर लड़ा था। 47 में हमारा पाकिस्तान से हुआ था, हमने तब भी लड़ाई की थी। तो ये क्या है, ये सिक्योरिटी कंसर्न हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हमारे नेशन पे अगर कोई हमला करेगा तो हम भी आराम से उन चीज़ों को नहीं समझेंगे, ठीक है, ठीक है। एंड हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कंटिन्यूटी इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। हम देखते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें हमें कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। ये नहीं कि हमने किसी से टाई बनाए हैं, किसी से रिलेशंस बनाए हैं, वो तोड़ दिए हैं, ठीक है। इंडिया की अगर रक्षा से बात करूँ तो 1971 से रिलेशन है, हम 2025 में दे रहे हैं, अभी भी हमारा स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, ठीक है। उसके इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट से मिल जाते हैं तो हम मिलकर काम करते हैं। तो ये क्या है, हमारी कंटिन्यूटी बनी रहती है फॉरेन पॉलिसी में। हम कंटिन्यू फॉरेन पॉलिसी के हिस्सा बने हुए हैं, हम कंटिन्यू सबमिट्स कर रहे हैं, हम उनमें जा रहे हैं, अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट जो भी मैटर हो उन पे हम स्टैंड ले रहे हैं, और हमारा जो स्टैंड है या फिर हमारा जो डिसीजन है वो भी बहुत ज़्यादा ग्लोबली इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। एंड फ्रीडम टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, हमें क्या है, हमें पूरी तरीके से आज़ादी है, फ्रीडम है इस बात की कि हम अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं किसी भी मामले में, ठीक है। हम आंतरिक मामले में भी डिसीजन लेते हैं, हम बाहरी मामले में भी अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन रखते हैं।
जैसे कि यूएन में वोटिंग होती है किसी भी मैटर को लेकर, तो इंडिया के ऊपर किसी भी कंट्री का दबाव नहीं होता है कि वो इस डायरेक्शन में फेवर करेगी या फिर उस डायरेक्शन में वोट नहीं देगी। इंडिया की जो बेस्ट सुइटेबल पॉलिसी है या फिर इंडिया की जो बेस्ट डिसीजन है वो उसके खुद के हक में रहेगा, ठीक है। वो अपनी समझदारी से या फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए करेगा, ठीक है। और ये सब वो करता कैसा है, वो करते हैं मल्टी अलाइनमेंट के थ्रू, ठीक है। हमारा मल्टी अलाइनमेंट है, हम बहुत सारे नेशन कंट्री के क्या हैं, दोस्त हैं। हम रशिया के भी हैं, हम कहीं ना कहीं चाइना के भी हैं। अगर हम चाइना के, आप बोलो चाइना के हम दोस्त नहीं हैं, वो चीज़ अलग है, बट इकोनॉमिकली हम देखें, हम 100 बिलियन का ट्रिलियन का हमारी इकोनॉमी तो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ है, चाइना के साथ है, ठीक है। मतलब हमारा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारा चाइना के साथ है। फिर हम देखते हैं कि हमारा इशू बेस्ड पार्टनरशिप रहती है, जितना भी मतलब कोई भी इशू चल रहा है कहीं पे भी, तो हम पार्टनरशिप में भी उसमें काम कर रहे हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, मालदीव्स हो गया, ये श्रीलंका हो गया, ये सारी कंट्रीज आपको दिखता है कि हाँ लड़ रही हैं या फिर ये कोई हेट्रेड स्पीच दे रहे हैं इनके लीडर्स, ऐसा चीज़ें चलती रहती हैं। बट वहीं साइड में क्या है, हम सबके जो हैं इकोनॉमिक टाइज हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इकोनॉमी तो अगर किसी कंट्री के रिलेशंस बहुत हद तक ख़राब हो गई, ठीक है, तो सबसे बड़ा हमें जो देखने को मिलता है वो इकोनॉमी पे देखने को मिलता है, ठीक है। उससे पहले कितनी भी गाली गलौज हो जाए, कितना भी कुछ हो रहा हो, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जहाँ से आपको पता लग गया कि इकोनॉमी बंद कर दी या फिर अपना प्रोडक्शन या फिर वहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बंद हो गया, तो समझ जाओ मैटर सीरियस है। उससे पहले तुम हेट फैलाओ चाहे कुछ करो, वो चीज़ें चलती रहती हैं, वो चीज़ें बंद नहीं होती हैं, ठीक है भाई। यही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ऐसे ही समझी जाती है, ऐसे ही खेली जाती है। इंडिया के हम मेजर पावर के साथ रिलेशंस की अगर हम बात करूँ तो यूएसए, मतलब सबसे बड़ी जो पावर है अमेरिका, उसके साथ हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। रशिया के साथ हमारी डिफेंस के और हिस्टोरिकल टाइज हैं, ठीक है। मतलब रशिया से तो हमारा ऐसा रिलेशन है कि रशियन पीपल जो थे वो, मतलब रशियन पीपल जो हैं वो इंडियन म्यूज़िक को बहुत पसंद करते हैं, इंडियन कल्चर को बहुत पसंद करते हैं। वो यहाँ आके रह सकते हैं, हम वहाँ जा सकते हैं, हमारी अच्छे से वो लोग खातिरदारी करते हैं, हम उनकी करते हैं, ठीक है। चाइना के साथ एक कंपटीशन और कॉपरेशन दोनों का ही माहौल हमेशा बना रहता है। कंपटीशन का बना रहता है क्योंकि चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि इंडिया कल को एक ग्रोइंग इकोनॉमी बने या फिर इंडिया कल को एक डेवलप नेशन बने। और हम कॉपरेशन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन मैटर्स पे जहाँ पर हमारा खुद का भी इंटरेस्ट होता है, ठीक है। हमारा अगर नेशनल इंटरेस्ट है तो हम वहाँ चाइना के साथ कॉपरेशन करने में हमें कोई बुराई नहीं है। बाकी हम एक रेगुलर कॉम्पिटिशन में तो बने ही हैं। ईयू और जापान की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट दोनों में शामिल रहते हैं, ठीक है। इन सारी कंट्रीज के साथ हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह भी अक्सर होती रहती हैं। एंड इंडिया इज ऑल्सो इज एन इमर्जिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी थ्रू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 में जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे तो ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का बहुत बड़ा एक स्टैंड था, ठीक है। अब ये किसने इसको फंड किया था, अगर आपको पता हो, एलपीजी जो रिफॉर्म्स थे वो किसने फंड किए थे इंडिया के लिए, या फिर इंडिया को किसने इतना बड़ा भारी लोन दिया था कि हाँ ठीक है तुम अपने देश की जो इकोनॉमी है उसको लिबरलाइज करो, हम तुम्हें फंडिंग देंगे, हम तुम्हें पैसा देंगे। तो वो था वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने इसको पैसा दिया था और वर्ल्ड बैंक की वजह से हमारी इकोनॉमी दोबारा से क्या कर पाई, मार्केट में अच्छे से उतर पाई, ठीक है। तो ये भी एक शिफ्ट करती है हमारी ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी को, एंड शिफ्ट फ्रॉम क्लोज इकोनॉमी टू ग्लोबल इंटीग्रेशन। हमारी स्टार्टिंग में पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्लोज इकोनॉमी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि हम पहले सेंट्रलाइजेशन करना चाह रहे थे इकोनॉमी का। हमें लग रहा था कि हम सोशलिज्म के पैटर्न पर चलकर, क्योंकि गांधी जी हो गए और नेहरू हो गए, वो बहुत बड़े सोशलिस्ट थिंकर थे। उनको लगता था कि हम सोशलिज्म के पैटर्न पे चलकर हम एक वेलफेयर इकोनॉमी या फिर वेलफेयर सोसाइटी को अचीव कर सकते हैं, ऐसा उन्हें लगता था। बट ऐसी कॉन्सेप्ट है भी इसमें, ठीक है। पहले तो हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से क्लोज इकोनॉमी थी, लेकिन बाद में हमने क्या किया, ग्लोबली इंटरेक्शन करना शुरू किया, ग्लोबली इंटीग्रेशन होना शुरू किया। दूसरी कंट्री के साथ हमारी कंट्री की इकोनॉमी क्या होगी, मर्ज होना शुरू हो गई, ठीक है। हम भी ट्रेड करने लगे, हम भी इंटरनेशनल मार्केट में उतर आए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। आज आप इंडियन मार्केट में चले जाओ, पता नहीं आपको कौन कौन से देश की कौन कौन सी चीज़ें मिल जाएंगी। घर पे बैठे आपको जापान, रशिया, कनाडा, यूके, हर मतलब पूरे दुनिया देश भर की चीज़ें आपको आपकी इंडिया में मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये किसकी देन है, ये ग्लोबलाइजेशन की देन है, ठीक है। ये हमारी ओपन इकोनॉमी की देन है, ठीक है। तो यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आई अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑन फॉरेन पॉलिसी। जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किए, इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या किए बताओ, एलपीजी किया 1991 में, ठीक है। तो उसका हमारी फॉरेन पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या असर पड़ा, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बढ़ी सबसे ज़्यादा। मार्केट को तुम खोल रहे हो तो सबसे ज़्यादा सारे दुनिया भर के जो प्रोडक्ट है वो हमारे मार्केट में घुसने की कोशिश करेंगे, तो तुम उनको कैसे घुसाओगे,
मेरा मतलब तुम उनको कैसे एंट्री दोगे? डिप्लोमेसी के थ्रू दोगे। ऐसा तो है नहीं कि तुमने अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं और कोई भी अंदर आ रहा है, ठीक है, आपको पता ही नहीं है। नहीं, आप उनसे बात करोगे, ये हो आप, अच्छा आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, चलो अच्छा, देन आप एंटर हो सकते हो। तो इससे हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा बढ़ी। हमें दूसरे देशों का माल पसंद आया, मतलब सामान पसंद आया, तो हमने उनको अपने देश में बुलाया, ठीक है। हमारी कंट्री का उन्हें सामान पसंद आया, उन्होंने कहा हाँ हमें भी इन सारी चीज़ों में, कॉमोडिटीज़ में हमें क्या करना है, आपसे रिलेशन इंक्रीज़ करने हैं, और आप भी क्या करो, अपना जो मार्केट है हमारे लिए ओपन करो, हम अपना मार्केट आपके लिए ओपन करेंगे। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स मिल गए, किसमें, इकोनॉमिकली पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। जब आप कोई दुकान लगाते हो तो आप हर तरीके के ग्राहक आपके पास आना पसंद करता है जब आपके पास अच्छा सामान होता है, ठीक है। तो वही समझ लो, इंडिया के पास जब अच्छा सामान है तो दुनिया भर के लोग आएंगे, ठीक है। दुनिया भर के लोग मतलब कि पूरे देश दुनिया के लोग, या फिर देश दुनिया की जो इकोनॉमी है वो कहेगी हाँ भाई, हमारे लोगों को खुश रखना है, हमारी इकोनॉमी बढ़ानी है, तो हमें इस कंट्री से ट्रेड करना पड़ेगा। तो जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हमने किए 1991 में, तो भाई हमारे बहुत रिलेशन बन गए, अच्छे खासे हमारे दुकानदार हो गए, ठीक है, जो हमसे सामान खरीदने वाले थे। साथ में इसके आए ट्रेड एग्रीमेंट्स, हमारे बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हुए, और इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ। उन कंट्रीज़ ने बोला कि हम आपके घर पे, आपके यहाँ पे कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब देखो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होता है, फूड पे इन्वेस्ट करते हैं, क्लोथिंग पे इन्वेस्ट करते हैं, कल्चर पे इन्वेस्ट करते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करते हैं। हमारे नेशन में मैंने बताया था एमएनसीज ने पैर गड़ा लिए हैं बढ़िया तरीके से। चाहे ये एमएनसी का जब ये नाम लेती हूँ ना, तो आप बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम सोचा करो। ये ज़ारा हो गया क्लोथिंग में, ये मैं बात करूँ, मैं पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, हमारा ये सब हमारा इंडियन फूड नहीं है, ये बाहर से आया है। तो ये इन्होंने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे इंडिया में आके। अल्टीमेटली किसकी इकोनॉमी में ऐड हो रहा है, उनकी इकोनॉमी में ऐड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं, वो अपने बड़े बड़े उन्होंने फार्म्स खोल रखे हैं, अपने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट लगा रखे हैं, ठीक है। एंड एनर्जी सिक्योरिटी एंड सप्लाई चेन, अगर हम यहाँ पे बात करें तो एनर्जी सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड करते हैं ये सारे कंट्रीज़, ठीक है। और सप्लाई चेन भी कंटिन्यू बनी हुई है। मतलब सप्लाई चेन समझ रहे हो ना, यहाँ से सामान आ रहा है, वहाँ जा रहा है, वहाँ से सामान आ रहा है, यहाँ आ रहा है, पूरा एक दुनिया पूरी एक सप्लाई चेन में बंधी हुई है। यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन हो रहा है और उसका एक्सचेंज हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, कस्टमर्स के पास पहुँच रहा है, फिर प्रोडक्शन हो रहा है, फिर एक्सचेंज हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों में हम भी उतर आए कब, जब हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ इंडिया में, ठीक है। इंडिया इन ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, अब इंडिया का रोल क्या हुआ, जो ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बने हैं, जो बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बनी हैं, या फिर बड़े बड़े जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूँ, संस्थाओं की बात करूँ, तो उसमें इंडिया का रोल क्या रहा। तो सबसे पहले हम WTO की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। इट एडवोकेट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़, इन्होंने क्या किया, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो डेवलपिंग कंट्रीज़ धीरे धीरे आगे उभर कर आ रही थी इंटरनेशनल फोरम में, उनको सपोर्ट किया, ठीक है। उनको, उनके लिए जो लॉज हो गए, ठीक है, उनको थोड़ा सा क्या किया, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, ठीक है, ताकि ये भी अपने मार्केट में क्या कर सकें, पैर गड़ा सकें, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये माना कि डेवलप्ड नेशन ने बनाई है सारी की सारी, लेकिन इनका ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्रूअल हों, या फिर ये जो नए नए एक्टर्स हैं उनको पूरी तरीके से क्रश कर रही हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम IMF में और वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, तो इन्होंने डिफाइंड की कि आप अपने यहाँ रिफॉर्म्स लाओ, बहुत तरीके की रिफॉर्म की बात करते हैं। तो उन सारी रिफॉर्म्स की वजह से हमारी आज इकोनॉमी इतनी लार्ज हो गई, इतनी बड़ी हो गई है। G20 समिट की मैं बात करूँ तो ये की एजेंडा सेटर बना है, ठीक है, मतलब हमने भी इसको होस्ट किया G20 को। तो हमारी इंपॉर्टेंस भी पूरे देश दुनिया भर में बनी हुई है, ठीक है। हम भी कोई छोटे मोटे नहीं हैं, हम लोग भी अच्छे खासे बड़े लोग हो गए हैं अब, ठीक है। यहाँ पे इंडिया के अगर रोल की मैं बात करूँ, जो इमर्जिंग ग्रुप्स बने हैं उनमें इंडिया का रोल क्या है, तो आप देख सकते हो ब्रिक्स में इंडिया एक बहुत बड़ा मेंबर बना है, SCO में भी है, IBSA में है, और क्वाड में है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक डायमेंशन के ऊपर बात करता है क्वाड, जिसका इंडिया इस सेल्फ इज़ अ मेंबर। और इन सारे की मैं बात करूँ, ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, आप इनको ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। जिस तरीके से आप EU को देखते हैं वो इम्पोर्टेंट है, उस तरीके से आप नेटो को देखते हैं, ये तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जितना इंपॉर्टेंस रखती हैं, वही इंपॉर्टेंस धीरे धीरे ये ब्रिक्स की और SCO की बनती जा रही है, जिसमें इंडिया एक बहुत बड़ा मेंबर कंट्री है, तो जो इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इंडिया एंड ग्लोबल गवर्नेंस की मैं बात करूं तो क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में इंडिया हमेशा आगे आता है, ठीक है। जैसे कि हमारा पेरिस एग्रीमेंट हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, कोप हुए, COP 25 26 ये सब होते रहते हैं। तो इंडिया इनमें हमेशा पार्टिसिपेट करता है, इसमें अपने विचार रखता है, और जो चीज़ से पसंद नहीं आती है उन चीज़ों को एडवोकेट करता है, ठीक है। पीस कीपिंग जितने भी ऑपरेशन होते हैं इस दुनिया भर में, चाहे वो UN चलाए या फिर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन चलाए, इंडिया हमेशा उसका हिस्सा रहता है, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि इंडिया का ग्लोबली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है।
अब दूसरे देश में भाई कोई जा रहा है और किसी न किसी की जान बचाई तो हमें पता रहता है कि हाँ हमारे देश का था, ये वो नाम है। तो भाई इंडिया को जब हर जगह देखते हो तुम लोग, बैचेस देखते हो, जब हमारे सोल्जर्स जाते हैं इंडिया इंडिया लिखा होता है, तो सबको पता है भाई इंडिया आया है मदद करने, इंडियन गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत अच्छी हो गई है, ये हो गया है वो हो गया, तो नाम तो फिर होता ही है, ठीक है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूँ तो उसमें हमेशा हम रिफॉर्म की बात करते रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया था उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 15 कैसे, सॉरी 10 कैसे हैं, नॉन परमानेंट है। हम इस 5 परमानेंट मेंबर में जाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब हमने सारे क्राइटेरिया फॉलो किए हैं। पहले हमारे पास पॉपुलेशन इतनी बड़ी, दूसरा क्राइटेरिया हमारा है कि देखो हम एक न्यूक्लियर पावर भी हैं, तीसरा है कि हमारा जो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है या फिर हम बोल सकते हैं जो फंड है वो भी हमारा ठीक ठाक ही है, ठीक है। तो हम भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें भी परमानेंट बनाओ, हमें वीटो पावर दो या फिर इन सब की भी वीटो पावर ख़त्म करो, ठीक है। हमारे नहीं कर रहे हो तो तुम इन सब का ख़त्म करो, ठीक है। साथ में हम इंडिया को सॉफ्ट पावर के रूप में कैसे देखते हैं और सॉफ्ट पावर के को हम कैसे डिफाइन करते हैं वो भी समझ लेंगे। तो सॉफ्ट पावर का मतलब होता है जब हम डेमोक्रेसी और प्लूरलिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हम डेमोक्रेसी के हमेशा फेवर में रहे हैं क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने यही शर्त रखी थी कि हम इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स ने हमें इंडिपेंडेंट किया और हम बाद में जाके एकदम से कोई डिक्टेटर आके बैठ गया या फिर कुछ ऐसा हुआ हो, ऐसा नहीं रहा। हमेशा से हमने एडवोकेसी की है डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म की, मल्टीपल थॉट्स की हम बात करें, मल्टीपल एक्टर्स यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल पार्टीज भी आई हैं, ऐसा नहीं हो कि किसी का सप्रेशन हो गया हो। कल्चर पे, योगा पे और डिप्लोमेसी, डायस्पोरा और इन सब चीज़ों पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है। ये सॉफ्ट पावर के कौन रहते हैं, कॉर्नर स्टोन रहते हैं एक तरीके से। डेवलपमेंट पार्टनरशिप है हमारे, आप भी डेवलप बनना चाहते हो, मैं भी डेवलप नेशन बनना चाहती हूँ, तो क्यों ना हम मिलकर पार्टनरशिप कर लें, ठीक है। और इस पार्टनरशिप से क्या होता है, हमारे गोल्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। चैलेंजेस टू इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। अब देखो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। आप अगर कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तो भाई आपके रिलेटिव आपके बीच में ज़रूर आएंगे, ठीक है, टांग अड़ाने के लिए। तो भारत की भी जो इकोनॉमी है वो अगर डेवलप्ड बन गई तो कुछ लोग हैं ऐसे जिनको बहुत ज़्यादा सुई लग जाएगी, ठीक है। तो उसमें पहला तो हमें चाइना का राइज देखने को मिलता है क्योंकि चाइना बहुत बड़ा एक्टर बन रहा है। चाइना, ये समझ लो, चाइना सरपास करने की कोशिश कर रहा है यूएसए को, मतलब उसको यूएसए को हटा के अपना नाम दर्ज कराना है कि सबसे बड़ी पावर चाइना है, ठीक है। चाइना बहुत जल्दी एक ग्लोबल, मतलब मुझे देखने को मिलता है कि चाइना वो जगह ले लेगा जो यूएसए की है, ठीक है। तो चाइना भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज बन के आ रहा है। दूसरा है रीजनल इनस्टेबिलिटी। हमारे इस रीजन में थोड़ा सा इनस्टेबिलिटी रहती है, जैसे साउथ एशिया की मैं बात करूँ, कहीं भी पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, कहीं भी टेररिस्ट अटैक कर दे रहे हैं। अभी तो पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद में हमने ये पहलगाम अटैक देखा, देन बहुत सारे हमने अटैक, उरी उरी पता नहीं कौन से अटैक होते रहते हैं। तो इससे क्या है, इस पूरे रीजन में इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। हमारे गोल्स कहीं और होते हैं लेकिन हमारे गोल्स और हमारे जो विजन है वो शिफ्ट कहीं और हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे पूरे इस रीजन में इनस्टेबिलिटी फैल जाती है, ठीक है। और ऐसी ही चीज़ों से क्या है, हम एक ग्लोबल पावर बनने से रह जा रहे हैं या फिर हम उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी हमें देखने को मिलती है। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल वेल्थ है, वेल बींग है, वहीं बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, हेल्थ क्राइसिस है और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ डिप्रेशन में जा रहे हैं। स्ट्रैटेजिक ओवरशेड की भी हम साथ में ही बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है। मतलब स्ट्रैटेजिकली इंडिया इम्पोर्टेंट है बट कहीं ना कहीं हम उतने ज़्यादा नहीं है जितना जापान हो गया, जितना यूएसए हो गया, जितना ये ब्राज़ील हो गया। ये भी बहुत बड़ी इमर्जिंग इकनॉमी है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। तो ये हमारे सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। ये चाह रहे हैं कि इंडिया ये काम ना करे तो हमारा हो जाए, मतलब रहता है ना। कंटिन्यूटी एंड द चेंजेस इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी। अब देखो कंटिन्यूटी किन चीज़ों में रहती है, सबसे पहले स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में हमारी कंटिन्यूटी रहती है, ठीक है। हमें भाई स्ट्रैटेजिकली ऑटोनॉमस कंट्री तो हम हैं ही पहले से, ना हमारा किसी के किसी के बिहेवियर में या फिर किसी की पॉलिसी में कोई लेना देना नहीं है। हमारी भी पॉलिसी में किसी का कोई लेना देना नहीं है। ग्लोबल साउथ ओरिएंटेशन की हम बात करते हैं। ग्लोबल जो साउथ है उसको हम हमेशा फ्लरिशमेंट की बात करते हैं, उसको इंटरनेशनल मार्केट में आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन चेंजेस कौन कौन से लाते हैं, हम इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म की आगे बढ़ रहे हैं। हमें भी इकोनॉमिकली आगे बढ़ना है, हमें भी प्रोग्रेस करनी है। साथ में जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको भी हम बढ़ाते जा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी क्या चीज़ है, मतलब हमारी इकोनॉमी के लिए ये फ़ायदा ही है, हमारे नेशन के लिए फ़ायदा है। जो चीज़ हमारे नेशन को बेनिफिट कर रही है, हमारे नेशन को जो चीज़ आगे बढ़ा के ले जा रही है, तो वो हम हमेशा उसको सर पे रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।
यहाँ पे हम कंक्लूजन को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्ट इस कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी। तो देखो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, वो इंडिया की जो मल्टीपल या फिर कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी है उसको रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। कि आज जो प्रेजेंट है हम इंडिया की जो नीतियाँ देखते हैं वो क्यों मतलब इतनी वैसी हैं या फिर इतनी आइडियलिज्म के बेसिस पे भी हैं, फाइनली रियलिस्ट बेसिस पे भी है। तो वो क्यों है? क्योंकि हमने पोस्ट कॉलोनियल में कॉलोनी के बाद हमने डायरेक्ट मोरलिज्म देखा, जिसको हम आइडियलिज्म भी कह रहे हैं। डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़ की अगर हम बात करें तो हम जो डेवलपमेंट है वो किन किन एरियाज़ में करना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है हम सिर्फ और सिर्फ आर्म डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं करना चाह रहे हों, या फिर हमारे कुछ और ही एरियाज़ हैं, तो वो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी को शेप करता है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ रही है हमारी कंट्री को, ठीक है, और वहीं कंट्री को ज़रूरत पड़ रही है पाकिस्तान को, ठीक है। तो हम दोनों पहुंच गए आईएमएफ के पास, हमें पैसा चाहिए, ठीक है। तो कंट्री ने पूछा कि चलो ठीक है तुम बताओ क्यों चाहिए। तो हमारी जो कंट्री है उसने बोला कि हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ी बीमारी फैल गई है, हम उसको इरेडिकेट करना चाहते हैं या फिर हम उसको जड़ से ख़त्म करके हम वहाँ के लोगों में स्थिरता लाना चाहते हैं। वहीं पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा जो आर्म है, हमारा जो एमुनिशन है वो कम हो गया है, हम उसको दोबारा से रिजर्व करना चाहते हैं, दोबारा से उसकी जो क्वांटिटी है उसको पूरी करना चाहते हैं। तो बेस्ट पॉसिबल चीज़ ये है कि जो आईएमएफ है वो इंडिया को ही फंड करेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़, उसके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बताते हैं कि ये किस काम के लिए खर्च कर रहा है, ये अच्छे काम के लिए खर्च कर रहा है, ये ह्यूमन के लिए खर्च कर रहा है, ह्यूमन एफिशिएंसी, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए खर्च कर रहा है। वहीं जो पाकिस्तान है वो किसके लिए खर्च कर रहा है, वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन के लिए खर्च कर रहा है, जो अल्टीमेटली पूरे इंडिया के लिए या फिर पूरे ही वर्ल्ड के लिए खतरा बनेगा बाद में, ठीक है। तो डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़ भी हमारी एक फॉरेन पॉलिसी को शेप करती हैं। बाकी जो हमारा राइजिंग पावर का एम्बिशन है वो इतना बड़ा है कि हम भी आगे चल के डेवलप नेशन बन जाएंगे, हमारे यहाँ भी एकदम से मतलब हर चीज़ सेल्फ रिलायंस होगी, सेल्फ सब्सटेंशंस होगी। तो ये सब हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ अ इमर्जिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी, और इंडिया क्या है, एक इमर्जिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी भी हमें देखने को मिलती है साथ में, ठीक है। एंड इट कुड बी बेस्ट अंडरस्टूड एज इवॉल्विंग, प्रेगमेटिक एंड मल्टी डायमेंशनल। तो देखो इंडिया की जो वो इकोनॉमी है या फिर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इवॉल्व कर रही है धीरे धीरे, ठीक है, प्रेगमेटिक है, प्रोग्रेस की तरफ जा रही है। अगर हम प्रोग्रेस की बात करें तो मतलब बाहर की कंट्री में जो जो चीज़ें हैं हमारी कंट्री में भी हैं यार, हम लोग वो चीज़ अलग है, घूमे नहीं है इतना, बाहर नहीं गए, हम लोग इतना चीज़ें देखी नहीं है, बट हाँ हमारी कंट्री में हर तरीके की चीज़ें हैं। फ़ोन पे देख लिया करो, अभी तो एग्ज़ाम की तैयारी करो। मल्टी डायमेंशनल है हमारी ये जो पॉलिसी, ठीक है, कई एरियाज़ में सोचती है। सिर्फ एजुकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन ही नहीं, एग्रीकल्चर ही नहीं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन ही नहीं, बहुत सारे प्रायोरिटी सेक्टर एरियाज़ है जिनके अलग अलग फेजेज़ में क्या करती है हमारी इकनॉमी वर्क करती है। हमारी इकनॉमी उन सारे फेजेस के साथ काम करना चाहती है, ठीक है। तो this is all about India's foreign policy for the perspective of post-colonial era, Nehruvian era and the strategic realism era, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने अब तक डिस्कस कर ली हैं और इसमें इतना ही था। इसके बाद जो मैं कल पढ़ाऊँगी वो मैं रिलेशन पढ़ाऊँगी यूएसए के साथ, देन चाइना के साथ और यूएसएसआर के साथ, और वो जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंडिया का रोल क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, वो सारी चीज़ों के हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं एंड आई होप आप सारे लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छे से आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, और इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना। अगर नोट्स नहीं बनाना है तो एक बार इसको और पढ़ लेना, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें और अच्छे से बैठ जाएँ। जब कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको फटाक से कर दो, ठीक है। यहाँ से देखो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कुछ डेट वगैरह तो था नहीं यहाँ पे, सिर्फ थ्योरी पता होनी चाहिए। अगर आपको वो सारी चीज़ें पता है देन वेल एंड गुड, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो इसी के साथ हम यहीं पे ब्रेक करते हैं इस वीडियो को, और तब तक ख्याल रखना, पढ़ते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और कोई ना कोई मैं क्या कह रही हूँ, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो देन प्लीज़ मेक श्योर आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दें, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।